कल का जो टॉपिक था, सर्वे दस्तावेज में उपयुक्त होने वाले शब्द, उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे खिस्टा। खिस्टा डीड, डीड को वसीका भी बोलते हैं और सेल को केवाला बोलते हैं। तो खिस्टा केवाला या खिस्टा डीड या खिस्टा वसीका तो अनरजिस्टर्ड होता था। तो खिस्टा वर्ड का भी बहुत बार लोग पूछते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका चर्चा कर दी। और बाकी और कुछ ऐसे शब्द हैं जो खतियान में या दूसरे दस्तावेज में मिलते हैं। उसमें से एक शब्द है रैयत। अगर कोई है तो बाएं तरफ नाम रहता है खतियान में, और दाएं तरफ लिखा हुआ है मूर्तहीन, और वहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। तो इसके बारे में विवाद होता है। कई बार हमको ऐसा केस में काम करने का मौका मिला है। तो मूर्तहीन का माने होता है मॉर्गेजी, जो इजारा लेता है। तो अगर सर्वे के समय कोई रैयत अपना ज़मीन सर्वे पदाधिकारी के जाने के पहले इजारा कर दिया था और इजारादार का उस पर कब्जा था, यानी कि मॉर्गेजी का, तो अगर रजिस्टर्ड डीड था तो लिख देगा। उसका हवाला राइट हैंड साइड में दाहिने तरफ कॉलम में, रिमार्क कॉलम में, सर्वे खतियान में लिख देता था मूर्तहीन बजरिए दस्तावेज मरकुमा तारीख सो कौन डेट का ही लिख देता था, या खिस्टा लिख देता था। खिस्टा इजारा, या जिस प्रकार से उसको समझ में आया इंडिकेट कर देता था। बकब्जे मूर्तहीन ऐसा भी लिख देता था। यानी कि रैयत राम है और श्याम उसका लेने वाला व्यक्ति है, इजारा लेने वाला व्यक्ति है, और वो कब्जा में था। तो दाहिने तरफ श्याम का नाम हो जाएगा, या तो लिखा रहेगा मूर्तहीन या बकब्जे मूर्तहीन, या अगर डीड होगा तो डीड के तारीख के हिसाब से वो लिखा रहेगा। एक तो ये हो गया मूर्तहीन। उसी तरह से जो इजारा करता था, रेहन करता था, तो उसको मॉर्गेजर अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको राहीन लिखा जाता था, राहीन। और जितना एकड़ डिसमिल जो होता है या बीघा कट्ठा दूर होता है, इसको खतियान में या अन्य कागजात में सर्वे के समय रकबा बोला जाता है। रकबा का मतलब क्षेत्रफल या एरिया। उसी तरह से खास करके मकान जब मिलेगा तो उसमें लिखा रहता था मकान मैं सहन किता 2 किता 5 किता 8। तो इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। तो मकान तो आप समझ गए, घर जहाँ रहने का हो, निवास स्थल, घर। और मैं का माने साथ, और सहन का माने ओपन, परती जमीन, ओपन लैंड। लेकिन अगर बाहर में मकान से अलग कोई बाहर में ज़मीन है ओपन और परती है, तो उसको अलग से परती लिखा जाएगा। और बता चुके हैं परती कदीम या परती जदीद। लेकिन अगर मकान के साथ सहन, यानी कि जिसको कोर्ट यार्ड कहते हैं, मकान के आगे बहुत सा का बाउंड्री दिया हुआ है या किसी चीज़ से बांस से भी घेरा हुआ है, आगे साग सब्जी फूल पत्ती लगाया जाता है या जानवर उनवर को रखते हैं, वो ज़मीन ओपन है या खलिहान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मकान से लगातार सटा हुआ है, या मकान में चारों तरफ कमरा है और बीच में आंगन है, तो वो सब को सर्वे के समय में मकान मैं सहन लिखा जाता। और कमरा को लिखा जाता था किता 1 किता 2 किता 4 किता 5। तो ऐसा नहीं कि किता का मतलब 5 किता लिख दिया तो 5 मकान था, नहीं। जितना उसमें था वही उसमें कमरा को इंगित करने के लिए लिख दिया जाता था, किता लिख दिया जाता था। तो ये भी हो गया सहन का मतलब। फिर कहीं जगह मिलेगा सैरावी। सैरावी, तो सैरावी क्या है? इरिगेशन, उसका सिंचाई, हिंदी में सिंचाई, अंग्रेजी में इरिगेशन, या उसको पटवन भी बोलते हैं। तो सिंचाई के लिए भी दस्तावेज बनता था और उसका भी रिकॉर्ड रहता था। तो उसका 2 तरह का डॉक्यूमेंट बनता था। एक का डॉक्यूमेंट का नाम था फर्द आपासी और दूसरा फर्द खसरा पासी। पासी का मतलब भी होता है पटवन, पटाना।
पानी से सिंचाई करना, और फर्द का माने कागज, और आब का माने पानी। तो फर्द आब पासी माने एक कागज के पन्ना पर, एक शीट ऑफ पेपर पर अगर उस गांव के इरिगेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है तो वो सर्वे के टाइम का प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है, सर्वे रिकॉर्ड ही वही है, उसको फर्द आब पासी कहा जाता है। तो उससे ही पता चलेगा कि किस नदी से, किस नहर से या किस नाला से उस किस गांव में पानी आता है और किसान लोग इससे सिंचाई करते हैं, ये उससे जिक्र, उसमें उसका राइट और कस्टम मिलेगा। एक कभी कभी पहले झगड़ा होता था, इसके इरिगेशन का डिस्प्यूट भी बहुत होता था जमींदारी के समय में, तो कोर्ट से डिसाइड होता था, तो उसमें इसका बहुत महत्व रहता था कि आखिर राइट किसका लिखा हुआ है। 4 विलेज का, मान लीजिए नदी एक है, उससे एक पाइन के जरिए, नाला के जरिए पानी 4 विलेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहर के जरिए, जैसे भी हो, तो उसका राइट उसमें इंगित रहता था, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता था, उसी के आधार पर डिसाइड होता था। उसी तरह से अब एक गांव में पानी पहुंच गया और गांव में 100 रैयत है, तो कौन प्लॉट उससे पटेगा, कौन तरफ पटेगा, उत्तर तरफ पटेगा, दक्षिण तरफ पटेगा, किसका नहीं पटेगा, वो सारा जिक्र उसमें रहता है। उसको बोलते हैं फर्द आब पासी। फर्द आब पासी तो हो गया जो आया पानी, और जो गांव के अंदर हो गया उसको फर्द खसरा पासी, माने कौन प्लॉट उससे पटेगा, उसमें वो जिक्र रहता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा एक वर्ड होता है सर्रह, और खतियान में बहुत बार लिखा हुआ रहता है बसर्रह, और राइट हैंड कॉलम में भी रहता है रिमार्क में, या लेफ्ट हैंड साइड में रैयत के नाम के नीचे भी रहता है। सर्रह का लिटरल माने होता है दर, रेट। किसी से कोई चीज़ का भाव क्या है तो बोलते हैं ना क्या भाव है, क्या दर है, क्या रेट से बिक रहा है ये सामान। तो वो इसलिए लिखा जाता था कि अगर वहाँ पर जगह नहीं है या नहीं मिला मौका पदाधिकारी को, कर्मचारी को लिखने का, तो अगर उस रैयत के पास ज़मीन है, उसका अपना खतियान में नाम दर्ज है और उसमें कितना ज़मीन है, उसका कितना रेट ऑफ रेंट लगता था, तो यहाँ पर दूसरे जगह उसका दूसरे हैसियत से अगर कब्जा है, चला आ रहा है, खास करके अगर बटाई है या सिकमी है या बावली है, उसमें या गैर मजरूआ में वो कब्जा किए हुए है, ज़मीन पर पेड़ बगात लगाए हुए है ठेकेदार या मालिक या खास ज़मीन में, तो वो सब में रिमार्क कॉलम में जनरली जो रैयत का नाम रहता था और उसके बाद लिख दिया जाता था बसर्रह नंबर इतना। तो वो जो नंबर रहता था उस रैयत के पर्सनल खतियान का खाता नंबर रहता था। तो उससे मतलब ये होता था कि वो किस रेट पर वहाँ पर उसका लगान लगता है, उसी तरह का कस्टम इसमें, या उसमें पेड़ बगात पर उसका क्या अधिकार है तो उसी हिसाब से इसमें होगा। इसलिए 2 तरह से इसको यूज़ करते थे। और पुराना डॉक्यूमेंट में सर्वे के पहले मिलेगा, सर्वे के दरमियान शायद रेयरली किसी में मिलेगा, उसको बोलते हैं सर्रह मुअय्यन। तो पहले जो होता था अलग अलग तरह का टेनेंसी राइट होता था, रैयती हक होता था। तो एक भौली हो गया जिसमें कि हमेशा एप्रेजलमेंट करना पड़ता था, और एक हो गया कैश रेंट जो बहुत कम था, और एक हो गया बटाई जिसमें कस्टम के हिसाब से आधा आधा, 2/3, 1/3 इस तरह से बढ़ता था। तो उसी तरह से होता था फिक्स रेंट अगर है, फिक्स रेंट अगर है उसमें लैंडलॉर्ड फिर बाद में नहीं करेगा बढ़ोतरी, अगर रैयत उसको घटाने के लिए इस दुआ करेगा, तो उसको बोलते थे सर्रह मुअय्यन, सर्रह मुअय्यन। तो ये सब रेयर वर्ड है, अब कम इस्तेमाल होता है। अब भूमि का प्रकार बहुत तरह का होता था, और उसमें जैसा उन लोगों ने देखा तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब तक के देखने और पढ़ने और सुनने का जो मौका मिला है उसके हिसाब से लगभग बिहार प्रांत में जो डॉक्यूमेंट्स में पाया जाता है लगभग 70 प्रकार का भूमि का विवरण है। तो उतना तो मुझे याद नहीं है और कहीं पर अभी संकलित भी नहीं है, लेकिन हम जो किताब लिख रहे हैं उसमें प्रयास कर रहे हैं कि उसको एक जगह संकलन कर दें। लेकिन कुछ भूमि जिसका ज़्यादा उपयोग हुआ है सर्वे के डॉक्यूमेंट्स में, उसके बारे में बताते हैं। जैसे सबसे
ज़्यादा आपको मिलेगा खरहुल या खरहुर, खरहुल या खरहुर दोनों मिलता है। वो खतियान में किस्म जमीन, किस्म का माने प्रकार, और जमीन का मतलब लैंड, लैंड की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लैंड क्या है। तो हर खतियान में ये रहता है, रैयत का नाम रहता है, मालिक जमींदार का नाम रहता है, खाता प्लॉट तौजी एरिया सब रहता है, लगान रहता है, सब रहता है। तो उसमें एक किस्म ज़मीन भी लिखा रहता है। तो किस्म ज़मीन में कहीं देखिएगा भीठ लिखा रहेगा, कहीं धनहर लिखा रहेगा, कहीं दोमट लिखा रहेगा, कहीं बलुआही लिखा रहेगा, कहीं बलुढाही लिखा रहेगा, कहीं चातर लिखा रहेगा। इस तरह से आपको मिलेगा। तो उसी में एक खरहुल या खरहुर होता है। तो वैसे ज़मीन को खरहुर, कहीं चौर लिखा रहेगा, कहीं दियारा लिखा रहेगा। तो सब का अलग अलग माने हैं। बहुत लोग, आप लोग जो श्रोतागण हैं जिस इलाके में हैं, देखे हैं, जानते हैं। तो जिस सब इलाके में नहीं है, ये कुछ इलाके में, जैसे खरहुर ज़मीन पूर्णिया साइड में, नॉर्थ ईस्ट में बिहार के पाया जाता है, वहाँ के खतियान में पाया जाता है। तो वैसा ज़मीन जिसमें कि फसल नहीं उपजा हो, घास उपजता हो, जिसमें से बहुत प्रमुख है कांस, जैसे ये फरकिया परगना जो आता है, खगड़िया और पसरा ये सब का जो एरिया है, उसमें घास, तो घास का भी लोग, किसान लोग उपयोग करते थे। उससे छप्पर वगैरह बनाने के लिए, हटबेट जो झोपड़ी बनती थी उसका उपयोग, या जानवर के लिए बड़ा चारा बहुत मुफीद होता था, बहुत पौष्टिक होता था। तो लोग अपना अपना जानवर ले जाके और उसमें चौर में छोड़ देते थे, और वहाँ पर जानवर चरता था, वहीं पर रहता था, आराम करता। तो जब चारों तरफ घास नहीं भी मिलता था तो चौर में वो घास मिलता था। तो उस ज़मीन का भी इम्पोर्टेंस था, और वैसे ज़मीन से भी ज़मींदार लोग भी टैक्सेशन लेता था। उसके अलावे आपको मिलेगा वर्ड मुतहरफा। मुतहरफा, मुतहरफा जनरली यूज होता है हाउस रेंट में या ग्राउंड रेंट में। ऐसा भी जमींदारी के समय था जिसमें खेती नहीं होती थी और मालिक का वो नहीं था, यानी कि लैंडलॉर्ड का नहीं था, और आम पब्लिक का भी नहीं था, एक प्राइवेट इंडिविजुअल का, किसी खास रैयत का था। लेकिन वो कल्टीवेशन नहीं होता था तो भी उसको रेंट देना पड़ता था। जनरली वैसे जगह पर था जहाँ पर कि हाट बाजार लगता था और उसके लिए उपयोग होता था, या गांव में बांसडी है, उसमें घर बनाने के लिए है, ऊंचा स्थान है और उसका और कोई उपयोग नहीं, घर बनाए तो बनाए, नहीं तो वो ओपन रह गया, पत्ती रह गया। तो ऐसे भूमि का जमींदार लोग ग्राउंड रेंट लेते थे या हाउस रेंट लेते थे, उसको बोला जाता था मुतहरफा। मुतहरफा मतलब हाउस रेंट या ग्राउंड रेंट। अब एक डॉक्यूमेंट मिलता है सर्वे में, उस डॉक्यूमेंट का नाम है, जैसे आपको खसरा पासी बताया, फर्दा पासी बताया, उसी तरह से एक डॉक्यूमेंट का नाम है फर्द रिवाज। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं विलेज नोट। विलेज नोट का मतलब ये हुआ कि उस विलेज में जो कस्टम है, वहाँ पर जो जो कार्य होते आ रहा है पहले से, सर्वे अधिकारी ने देखा, जैसे कहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ पर गिरजा है, कहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, कहाँ पर सीपड़ ताजिया उठता है, कहाँ पर लोग जमा होते हैं, कहाँ पर खेल होता है, कहाँ पर चारागाह है। इस तरह का जो आम जनता के उपयोग की चीज़ें हैं, जो ज़मीन का उपयोग होता है, पूजा पाठ का स्थल है, तो सब के बारे में जो लिखा रहता है, और उस गांव में किस तरह का त्यौहार होता है, उसमें किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये सब कस्टम, जो कस्टम उस गांव का, उस इलाके का था, उसका लिखा जाता है, उसको बोलते थे फर्द रिवाज। रिवाज का मतलब कस्टम हुआ, अंग्रेजी में उसको विलेज नोट बोलते हैं। वो भी सर्वे के समय का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, और डिस्प्यूट होने पर उसका भी रेफरेंस लिया जा सकता है। अब एक वर्ड मिलता है सर्वे में, और सर्वे का कुछ लोग पूछते भी हैं, वर्ड है तनाजा। वो चूंकि अभी भी सर्वे हो रहा है, कई सर्वे है, कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे और अभी स्पेशल सर्वे, तो अभी भी तनाजा हो रहा है जहाँ स्पेशल सर्वे है। तो तनाजा का मतलब होता है डिस्प्यूट, विवाद। अगर कोई व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो जो एप्लीकेशन देगा लिखित,
उसको बोलते हैं कि तनाज़ा हो गया, यानी कि डिस्प्यूट हो गया। तो जो पेपर पर वो एप्लीकेशन लिख के दिया वो तो तनाज़ा, दरखास्त तनाज़ा हो गया या आपत्ति आवेदन हो गया, और जो रिकॉर्ड पर मेंटेन होता है उसको फ़र्ज़ तनाज़ा बोलते हैं, यानी कि उसका केस नंबर, सीरियल नंबर कुछ पड़ता है और सर्वे अथॉरिटी उसको नोट करते हैं, और नोट करने के बाद उसका नोटिस गया, दोनों पार्टी आया, सुनवाई हुई और उसका समाधान हुआ। तो ये तनाज़ा कब दिया जाता था? जैसे शुरू में हो गया, खाना पूरी हो गया और तस्दीक हो गया, इस बीच में कोई गड़बड़ी रहा तो उस स्टेज में लोग ऑब्जेक्शन देते थे, उसका निराकरण होने के बाद फिर वो करेक्शन किया जाता था। तो ये हो गया। अब वर्ड एक मिलता है खजाना। खजाना का मतलब आप ट्रेजरर समझते हैं, ट्रेजर, ट्रेजर, ट्रेजर अंग्रेजी में ट्रेजर, खजाना उसी से ट्रेजरी बना है। खजाना मतलब जहाँ रुपया पैसा रहता है वो खजाना हो। लेकिन जमींदारी के समय खजाना शब्द हुआ उपयोग रेंट के लिए, लगान के लिए। अगर जमींदार का बकाया हो गया लगान तो उसको बोलते थे बाकी खजाना, माने खजाना रेंट बाकी हो गया, और उसके लिए जमींदार लोग मुकदमा करते थे रैयत पर रेंट बकाया वसूली के लिए, तो उसको बोलते थे मुकदमा बाकी खजाना, अंग्रेजी में रेंट सूट। और उसी रेंट सूट में जमींदार लोग डिक्री करा लेते थे, मनी डिक्री होता था। अगर रुपया नहीं दिया तो उसका खेत ज़मीन नीलाम करा करके और फिर खरीद लेते थे। तो उस समय जो नीलाम होता था उसको नीलाम खरीदार बोलते थे। नीलाम में खरीदा गया माने ऑक्शन सेल में खरीदा गया, और जो खरीद लिया उसको कोर्ट से प्रमाण पत्र मिलता था तो उसको अंग्रेजी में सेल सर्टिफिकेट बोलते थे। वो आज भी प्रावधान है, आज भी हो सकता है, होता है दूसरे एक्ट में प्रावधान जहाँ जहाँ है, आज भी नीलाम हो रहा है। तो उसको सेल सर्टिफिकेट बोलते थे। उसको फारसी में बोला जाता था बै सुल्तानी। और उसके बाद जब सर्टिफिकेट बन गया तो कब्जा लेने के लिए जाता था तो उसको डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी कि दखल देहानी, कब्जा प्राप्त करना, भुक्ति प्राप्त करना, ये सब वर्ड मिलेगा सर्वे के डॉक्यूमेंट्स में। अगर सर्वे के पहले अगर हो गया हो कोई केस वगैरह ऐसा सिचुएशन तो सर्वे के रिकॉर्ड में मिलेगा, यानी तो सर्वे के बाद के रिकॉर्ड में या केस के दस्तावेज में मिलेगा जहाँ जहाँ डिस्प्यूट चला था। उसके बाद दो वर्ड और भी आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, वो किस जमीन में ही बता रहे हैं। गंग बरार और गंग शिकस्त। गंग मतलब गंगा नदी से इंगित होता है, लेकिन यहाँ पर गंग जनरल वर्ड है। किसी भी नदी में अगर ज़मीन डूब जाती है किसी कारण से, फ्लड वगैरह के कारण या नदी का जो धारा बदल गया, कोर्स बदल गया उसके कारण, तो नदी जो में जो ज़मीन डूब गया उसको गंग शिकस्त बोलते हैं, उसके लिए अलग कानून है। और पहले से नदी में 150 साल 25 साल से डूबा हुआ हो किसी भी नदी में या समुद्र में भी डूबा हुआ और बाद में निकल गया तो उसको गंग बरार बोलते हैं। उसी तरह से कोई ज़मीन है जिसमें सिर्फ बालू है तो उसको बलुआही लिखा जाता था। कोई ज़मीन बालू का पहले टीला था या बालू का बहुत ऊंचा चौड़ा लंबा अलंग था, सर्वे के समय में वो देखा गया कि धीरे धीरे ढह करके नीचे गड्ढा ज़मीन में आ रहा है, तो उस ज़मीन का किस बना दिया, बालू ढाही। एक हो गया पूरा ज़मीन बालू ही बालू है तो बलुआही, और एक बालू का भंडार है या ढेर है, हिप ऑफ सैंड कह सकते हैं, और वो धीरे धीरे ढल करके और प्लेन होते जा रहा है तो उसको लिखता था लोग बालू ढाई। दूसरा कहीं किस ज़मीन में मिलेगा, सियर भुंजाई। गया जिला में शेरघाटी इलाका में कुछ इलाका में पाया जाता है, उसको बोलते हैं सियर भुंजा। सियर भुंजा मतलब उसमें कोई घास तक भी नहीं होता है, अब कंकड़ पत्थर उसमें रहता है। दूसरा उससे थोड़ा सा बढ़िया ज़मीन होता है, उस भी उधर ही मिलता है, उसको बोलते हैं चातर। चातर। फिर ज़मीन एक होता है किस, चाट। तो चाट दो प्रकार का होता है, एक तो आपको सासाराम या पूर्व या आपको भोजपुर जिला में पूरा जो अलग 3-4 जिला बट गया, तो पूरे भोजपुर जिला में नहर का सबसे बड़ा नहर बिहार में वही है, सोन से जो निकला हुआ नहर है, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ। तो नहर के किनारे
और किसान के ज़मीन के बीच में कुछ जो एक्वायर किया गया था नहर के लिए, वो बची हुई ज़मीन है, उसको चाट बोलते हैं। तो उसी आधार पर आज के तारीख में भी रोड और रोड के बाद जो गड्ढा होता है उसको अंग्रेजी में हिंटरलैंड बोलते हैं, तो उसको लोग अपभ्रंश में हंडर बोलते हैं। तो कहीं कहीं लिखा रहेगा हंडर और नहीं तो कहीं लिखा रहेगा चाट, लेकिन चाट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। चाट की लैंड की भी बंदोबस्ती होती है, क्योंकि काफ़ी लार्ज एरिया में चाट है, तो उसमें भी डिस्प्यूट होता है। उसके पदाधिकारी जो होते हैं नहर विभाग के, उन लोग के अंतर्गत वो आता है, वो लोग देखते हैं, तो उसको चाट लैंड भी बोलते हैं। अब कुछ रहता है कहीं पर लिखा हुआ रहा किस जमीन में दो मठ, माने वो न तो धनहर जमीन है और न बलुआही, बीच की जमीन, माने दो प्रकार की मिट्टी मिली है, इसलिए दो मठ उसको कहते हैं। और धनहर कहते हैं जहाँ पर कि धान की खेती होती है। तो ये किस्म जमीन हुआ। एक तरह का एक और जमीन होता है जिसको बोलते हैं टोपोलैंड। टोपोलैंड उसको कहते हैं जिसका सर्वे नहीं हुआ, अनसर्वेड है, तो उसको टोपोलैंड बोलते हैं। मुंगेर जिला में और ज़्यादातर टोपोलैंड आपको खगड़िया साइड में मिलेगा। टोपोलैंड मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, वही सब इलाका में मिलेगा, लखीसराय, ये सब इलाका में मिलेगा टोपोलैंड। और टोपोलैंड के अलावे आपको एक और ज़मीन के बारे में जानना चाहिए। वो ज़मीन चौर तो बता ही दिए, जिसमें पानी से डूबा हुआ रहता है और साल में एक आध फसल होता है। उसी तरह से दियारा तो बहुत लोग जानते हैं। दियारा ज़मीन क्या है? नदी के बीच में एक ज़मीन जब निकल गया और लार्ज एरिया में निकल गया, जैसे गंग बरार जिसको कहते हैं, तो दियारा क्या है? एक्चुअली वो गंग बरार लैंड ही है। तो किसी ज़माने में निकला और लार्ज एरिया में निकल गया, जैसे पटना के पास है राघोपुर दियारा, बड़ा दियारा है, तो दियारा एरिया है, वहाँ सब तरह के लोग रहते भी हैं, खेती भी होती है, तो उसका अलग क्लासिफिकेशन दियारा लैंड के रूप में किया गया है। कुछ बक्सर जिला में भी दियारा लैंड है, जिसका कि अभी कुछ डिस्प्यूट भी आया था मेरे सामने राजभर इलाके का। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली है जो आप लोग बराबर पूछते रहे हैं। तो आज करीब करीब वो जो ज़्यादातर देखने को मिलता है और कागजात में पाया जाता है, और कभी कभी कुछ ज़मीन से संबंधित विवाद में उसका उपयोग किया जाता है, तो सब का समाधान आज के इस व्याख्यान में हो जाता है, सबकी व्याख्या हो जाती है। आशा है कि इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। अब एक छोटा सा इसमें और जोड़ देते हैं टॉपिक, वो रेवेन्यू से संबंधित पूछा गया था। वो क्या था रेवेन्यू से संबंधित? पहला तो यह है कि रेवेन्यू क्या है और फिर रेवेन्यू कोर्ट किसे कहते हैं ये, और रेवेन्यू के ऊपर कुछ श्रोताओं ने अनुरोध किया था कि उस पर एक अलग लेक्चर बनाइए रेवेन्यू के ऊपर। तो रेवेन्यू का शुद्ध हिंदी में माने होता है राजस्व। राजस्व मतलब राज्य को, राज्य सरकार को किसी भी प्रकार से जो आमदनी होती है वही राजस्व होता है। तो जमीन से, भूमि से, खेती की भूमि से होती है, जो किसान लोग, रैयत लोग देते हैं, तो इसको बोलते हैं भू राजस्व। भू राजस्व बोलते हैं, सीधे राजस्व भी बोलते हैं, और नहीं तो लगान भी बोलते हैं, हिंदी में रेंट बोलते हैं। उसी तरह से अन्य प्रकार के टैक्स होते हैं, तो टैक्स को कर बोला जाता है, वो भी राजस्व के ही कैटेगरी में आता है। तो अलग अलग कानून से अलग अलग तरह का टैक्स सेस है। तो सेस, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेस कहलाता है, तो वो भी राजस्व है। तो राजस्व की बहुत तरह का अलग अलग कानून है, जिसके अंतर्गत जैसे आप लोग रसीद में पहले देखते होंगे शिक्षा सेस, रोड सेस, तो सब के लिए सेस लगाया जाता था। रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, शिक्षा आपको फ्री मिलता है तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, तो उसी से रोड सेस, शिक्षा सेस। और रोड सेस के बारे में जमींदारी के समय में अंग्रेज़ों को
रिटर्न जमींदार लोग देते थे उसको रोड सेस रिटर्न भी बोलते थे, और उसके लिए अलग कानून बना हुआ है। तो सर्वे में भी पाया जाएगा रोड सेस रिटर्न एक वर्ड है। और एक रिटर्न तो जैसा कि बता जो रिटर्न जमाबंदी, तो रिटर्न जमाबंदी जो है जब जमींदारी वेस्ट किया 1956 में, तब जमींदारों ने सरकार को दिया, उसको रिटर्न जमाबंदी या वेस्टिंग रिटर्न कहते हैं। तो उसमें रैयत का पूरा डिटेल रहता है, और रैयत के डिटेल के अलावे उसका ज़मीन और उसका मालगुजारी ये सब उसमें जिक्र रहता है। उसी के आधार पर उसको जमींदार को मुआवजा निर्धारित किया गया, जिसको कंपनसेशन बोलते हैं, क्षतिपूर्ति। तो किसी भी सरकार को या किसी भी कंपनी को किसी भी सोर्स से कोई नियमित आय हो तो उसको राजस्व कहते हैं। अब रहा सवाल रेवेन्यू को, तो जब आज़ादी नहीं मिली थी तो अंग्रेज़ों ने लैंड रेवेन्यू और अन्य प्रकार के रेवेन्यू को वसूल करने के लिए एक कानून बनाया था, जिसका नाम है पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट। और पब्लिक डिमांड में पब्लिक डिमांड का परिभाषा दिया है, डिफिनेशन। तो सरकार को दे जितने तरह का राजस्व है वो सब पब्लिक डिमांड में शुरू में था। बाद में उसमें बहुत सुधार हुआ, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। आज के तारीख में बहुत कुछ उसमें जोड़ा गया, यहाँ तक कि बैंक का कर्जा, बिजली विभाग का कर्जा, नगर पालिका का टैक्स वगैरह वगैरह बहुत चीज़ जुट गया है। तो उसका जो होता है केस, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट केस। तो वो पहले आज़ादी के पहले राजस्व न्यायालय के कैटेगरी में वही न्यायालय माना जाता था, जहाँ पर कि ये राजस्व संबंधी जो प्रक्रिया वसूली की होती थी राजस्व न्यायालय के रूप में। और कलेक्टर को तो पूरा पावर था, कलेक्टर तो बना ही इसी के लिए, वो राजस्व का जिला का सबसे हेड होता है। कलेक्ट वर्ड से कलेक्टर बना है, तो कलेक्ट क्या करना, तो राजस्व कलेक्ट करना। तो हर विभाग का राजस्व कलेक्टर कलेक्ट करता, तो कलेक्टर का भी न्यायालय राजस्व न्यायालय हुआ। कलेक्टर के अतिरिक्त अगर एडिशनल कलेक्टर है उसका वही पावर है, वही राजस्व न्यायालय हुआ। उसी तरह से सब्जियों में रेवेन्यू कोर्ट अलग से नहीं था, तो एसडीओ को ही सारा पावर था। तो एसडीओ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता था, राजस्व भी सब्जियों के स्तर पर देखता था, तो वही रेवेन्यू कोर्ट था। प्लस जब रेवेन्यू का अलग बन गया तो डीसीएलआर हो गया, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स हो गया। तो भूमि से संबंधित और राजस्व से संबंधित डीसीएलआर देखता है। जब अंचल बन गया तो अंचल में अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी हो गया। और अब आज के तारीख में एक अलग राजस्व अधिकारी भी अंचल में प्रतिस्थापित किया गया है। उसी तरह से राजस्व अधिकारी जमींदारी के समय में होते थे, जैसे दफ़ा 140 का बीटी एक्ट के अंदर केस होता था उस समय, या दफ़ा 112 के अंदर एक केस होता था, माने कम्प्यूटेशन ऑफ रेंट फ्रॉम भावली टू नकदी, या रेमिशन ऑफ रेंट, या इन्हेंसमेंट्स ऑफ रेंट। ये सब कार्यों के लिए अलग अलग रेवेन्यू पदाधिकारी नियुक्त होते थे। उस सब कोर्ट को भी रेवेन्यू कोर्ट कहा जाता था। तो रेवेन्यू कोर्ट पर किसी श्रोता ने फरमाइश किया था कि रेवेन्यू कोर्ट पर, रेवेन्यू लॉ पर अलग से कोई व्याख्यान दिया जाए। तो इस पर और इससे ज़्यादा व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, रेवेन्यू से संबंधित अलग जो कानून है, तो इस धारावाहिक लेक्चर का क्रम में वो भी अभी आएगा। अभी तो बीच में टर्मिनोलॉजी आ गया और बीटी एक्ट का अंतिम लेक्चर चल रहा था, वहाँ जहाँ से समाप्त हुआ उसके बाद आगे आने वाला जितना भी एक्ट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।